दोस्तों, आज हमारे साथ रेणु हुसैन जी जुड़े हैं नई दिल्ली से। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रेरणा जी। मैम का परिचय कुछ इस तरह है। शिक्षाविद, कवित्री, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। वर्तमान में दिल्ली में सर्वोदय सह शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी विषय की शिक्षिका हैं। मैम निरंतर हिंदी लेखन की ओर अग्रसर हैं। इनके काव्य संग्रहों में पानी प्यार जैसे घर की औरतें और चांद प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा इनका एक कहानी संग्रह गुंटी भी प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं हूँ मुंतजिर तेरे वास्ते गजल संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में मैम ने सक्रिय भागीदारी निभाई है और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिनमें मुख्यतः नई दिल्ली स्थित आईआईसी द्वारा भारत निर्माण में साहित्य में योगदान के लिए सम्मानित, संज्ञान सेंटर फॉर यंग राइटर से सम्मानित। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। तो मैम, आपका स्वागत है। अब हम आते हैं प्रश्नों पर। तो मैम, मेरा पहला प्रश्न है, आप अंग्रेजी विषय की शिक्षिका हैं, लेकिन आप निरंतर हिंदी में लेखन की ओर अग्रसर हैं। हिंदी में लिखने का विचार आपको कैसे आया? देखिए, हिंदी हमारी भाषा है ना, मातृभाषा है। और हिंदी से हमेशा से, जिसे भारत से प्यार हो, अपने देश से प्यार हो, उसे हिंदी से कैसे नहीं प्रेम होगा। तो हमेशा ही हिंदी विषय से प्रेम रहा है। ये अलग बात है कि फॉरेन लैंग्वेज सीखना स्कूल से शुरू हो जाता है, इंग्लिश सीखना। तो ठीक है, उसमें नौकरी मिली। और मैंने तो एमए भी हिंदी में की हुई है और आगे मास्टर्स के बाद में आगे रिसर्च भी कर रही हूँ अभी। तो सब हिंदी विषय में भी वही चल रहा है और इंग्लिश में भी लिखती हूँ। पोइट्री है मेरे पास इंग्लिश में भी। लेकिन हिंदी से जो विशेष प्रेम है वो कैसे नहीं होगा। मुझे लगता है कोई भी भारतीय हो और उत्तर भारतीय, तो उसे हिंदी से प्यार ही प्यार होगा। हमारा साहित्य इतना बड़ा है, अपार साहित्य है हिंदी का। तो जब हम बचपन में कहानी कविताएं जो अपने सिलेबस में पढ़ते थे, तो पता नहीं अपने आप ही मेरा एकदम रुझान हो गया और बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे मुझे वो। और प्रेमचंद के जो उपन्यास से, कुछ उपन्यास हमने 9th क्लास में ही पढ़ डाले थे। और इस तरह की बहुत, महादेवी वर्मा मुझे शुरू से पसंद रही। फिर बोध जी और बहुत सारे ऐसे कवि जिन सबसे परिचय हुआ, दिनकर जी। तो ये सब उसी समय से प्रभावित करते रहे। तो हिंदी से प्रेम होना स्वाभाविक ही था। अब जी, तक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम, अगला प्रश्न है, आपका काव्य संग्रह पानी प्यार, इसके विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, पानी प्यार मेरा पहला काव्य संग्रह है और अक्सर ये प्रश्न जरूर होता है कि पानी प्यार का, पहली बात तो शीर्षक पे आ जाती है कि पानी प्यार शीर्षक ही क्यों पड़ा। क्योंकि उसमें एक कविता है कि जिस तरह प्रेम बहता रहता है, पानी जिस तरह पानी बहता रहता है, उसी तरह प्रेम को बहना चाहिए और बहता भी है। यदि पानी कहीं रुक जाता है तो उसमें सड़ांध हो जाती है वो किसी भी समाज का, देश का। यदि प्रेम ही नहीं होगा मनुष्य को मनुष्य से, तो फिर वो उसमें मनुष्यता चली जाएगी सबसे पहले। और हम किसी भी एक समाज का स्वच्छ निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो प्रेम को बहना चाहिए। यदि हम में नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। और अपना कोई भी कर्म किस तरह से ठीक से करेंगे यदि प्रेम नहीं होगा तो। यानी मैं शिक्षिका हूँ, तो क्लास में मुझे हर बच्चे बहुत प्यार है, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे। तो जब तक ये चीज नहीं होगी ना, तो तब तक हमारे अंदर प्रेम ही सबसे पहली जो है ना, मानवीय संवेदना है। यदि मानवता जो है उसकी शुरुआत प्रेम से ही होती है। ये वो भावना है, तो इसे होना चाहिए। इसलिए इसका शीर्षक और किताब में भी इस तरह से कविताएं हैं। पहला संग्रह था, इसलिए वो बहुत प्यारा होता है। जो भी अपनी पहली चीज होती है, ऐसा लगता है कि वो
जैसे पहला बच्चा होता है, तो उसके बाद फिर किताबें आती गई, जैसे जी, तो बीच में स्टॉप करूँगी, क्षमा चाहूँगी। तो इस पुस्तक को लाने में आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि मैं अपने प्रेरणा स्रोत को हमेशा याद करती हूँ। ये किताब दरअसल शुरू में हम जब लिख रहे होते हैं, स्कूल लाइफ़ से मैंने लिखना शुरू किया तो वो डायरी बनती गई, वो डायरीज़ ही रही। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस समय भी पढ़ रहे होते हैं और हमेशा जैसे कुछ टीचर्स थे मेरे साथ जो जिन्हें मैं अपनी कविताएँ सिखाती थी। एक मेरे भाई थे मुकेश मानस, अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन मैं उनको हमेशा ही याद करती हूँ क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ था इस किताब में, उन्हीं का हाथ था मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा दीदी आपकी किताबें आपकी कविताएँ कहाँ हैं? लाइए उनको उनका संग्रह निकालते हैं। तो मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि जब पहली चीज़ मुझे विश्वास नहीं होता था कि अच्छा क्या ये उसमें या इन्हें छापा भी जा सकता है। तो लेकिन उन्होंने पूरा इसमें इनिशिएटिव लिया और पूरा मोटिवेट किया कि नहीं ये हो सकता है हम लाएँगे आपकी किताब। तो पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब उसमें वो हमेशा साथ रहे और फिर कहानी संग्रह तक वो थी और अभी इधर कोविड में ही उनकी मृत्यु हुई है। तो जी, मैं मैम। उनको हमेशा जहाँ भी हैं वो उनका आशीर्वाद या स्नेह मेरे साथ है। जी, मैम। जी, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, जैसा कि आपका एक कहानी संग्रह भी आ चुका है, गुंटी। इसके जी। विषय में हमारे दर्शकों को बताइए जी, और ये गुंटी कहाँ से प्रकाशित हो चुका है? देखिए एक ये अधिकरण प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और गुंटी जो है वो एक कहानी संग्रह है जिसके सब पूछते हैं कि गुंटी क्या चीज़ है? तो गुंटी एक पात्र का नाम है। उस पात्र पे ये भी मुकेश मानस ने तय किया था कि निर्णय किया था कि ये नाम होना चाहिए क्योंकि उनकी जो कहानी है वो सबसे उन्हें उनके हिसाब से और जो पढ़ते हैं उनके भी हिसाब से सशक्त कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। तो इस तरह से गुंटी नाम पड़ा और इसमें कुल 11 कहानियाँ हैं। पर्यावरण को लेकर भी कहानियाँ हैं और मानवीय मूल्यों को लेकर, रिश्तों को लेकर कहानियाँ हैं और सच्ची कहानियाँ हैं, दिल से निकली हुई कहानियाँ हैं। तो और दूसरे कहानी संग्रह पर भी अभी काम चल रहा है, कुछ कहानियाँ उसकी लिखी जा चुकी हैं। तो जी मैम, जैसा कि आपने अभी बताया कि दूसरा काव्य संग्रह भी आने वाला है, तो उसका क्या शीर्षक है और उसमें क्या है? दूसरा कहानी संग्रह अभी देखिए शीर्षक तो अभी नहीं तय हुआ। शीर्षक तो नहीं तय हुआ है लेकिन हाँ, कुछ कहानियाँ लिखी जा चुकी कुल मेरे पास हमेशा जो कहानियाँ होती हैं, वो मेरे आस-पास जो पात्र होते हैं जिनसे मैं रोज़ मिलती हूँ, मिल चुकी हूँ और जिनके कैरेक्टर का बहुत ही असर पड़ा मुझ पर, प्रभावित किया। बहुत ही नॉर्मल किरदार होते हैं, बहुत आम इंसान साधारण हमारे साथ बीती मेरी मेरी सहेली पर मैंने कहानी लिख दी, उसके जीवन पे लिख दी। इस तरह 2-3 सहेलियों पे तो लिख ही दी हैं और हमारे घर में काम करने वाले कुछ लोग थे जो बहुत अच्छे खाना बनाते थे और एक-एक लड़का बिल्कुल बहुत अच्छा यंग सा लड़का था, बहुत काम करता था। वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है। तो इस तरह से मतलब कुछ किरदार जो है ना वो आपको इतने छू जाते हैं या सबके पास एक कहानी होती है। मेरा तो ये मानना है कि हर किरदार, हर व्यक्ति अपने आप में एक कहानी है। एक कहानी क्या पूरी कथा बहुत बड़ी कथा है। यदि हम उसे गौर से देखें, आप भी महसूस करेंगे या कोई भी महसूस करेगा कि मेरे जीवन में जितनी भी बातें हुई, जितनी घटनाएँ हुई, जो अनुभव हैं, उन पर अगर लिखा जाए तो वो कहानी क्या उपन्यास बन जाएगा। तो इस तरह से महसूस करके ही कोई भी कहानी सामने आती है। और सबसे ज़्यादा कि दिल को छू जाने वाली बातें कुछ होती हैं, हर एक के जीवन में कभी-कभी वो फिर उसे लिखा जाता है या कविता बनती है या कहानी बनती है। तो कहानी के यही विषय होते हैं। जी, तो मैम अगला प्रश्न है, आपकी हिंदी साहित्य की मन पसंदीदा विधा कौन-सी है? देखिए विधा अभी हिंदी साहित्य आजकल मैं गज़ल लिख रही हूँ, तो गज़ल में भी काफ़ी काम किया है। हिंदी हिंदी की विधा तो नहीं, ये तो मतलब हिंदी में गज़लें आजकल लिखी जा रही हैं, बहुत लिखी जा रही हैं। दुष्यंत जी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है।
और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन मेरी जो ग़ज़ल है उनमें उर्दू शब्दावली ज़्यादा होती है। अ, आजकल जो पसंद की जा रही है आपने ये पूछा तो, लेकिन मुझे कविताएँ भी बहुत पसंद हैं और कहानी पर मैं ज़्यादा काम अभी करना चाहती हूँ, क्योंकि अ, कहानी जो है मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कहानी एक लेखक को पूर्ण बनाती है। मतलब जो कोई जब लिख रहा होता है तो मुझे लगता है अगर कहानी वो लिख दे या उससे बढ़कर उपन्यास तो फिर और बड़ी बात हो जाती है, लेकिन कहानी ऐसा लगता है कि आप पूर्ण तरह से एक लेखक हो गए, एक मुकम्मल आप मतलब आपने अपनी जो है भावनाएँ उजागर कर दी, आपने लिख दी। क्योंकि कहानी के पास बहुत एक स्पेस होती है, वास्ट स्पेस है आपके पास। कविता में आप बंध जाते हैं, कुछ पंक्तियों में आपको बात खत्म करनी होती है और ग़ज़ल में तो बिल्कुल 2 पंक्तियों में ही एक शेर में बात खत्म करनी होती है, मगर उसमें गागर में सागर भी भरना होता है। लेकिन कहानी ऐसी है कि आप उस किरदार के बारे में, उस पात्र के बारे में जितना भी लिखना चाहते हैं, घटना के बारे में, आप उसे आप शब्दों के साथ कितना भी उसे फैला सकते हैं। जी। आपके पास जो भावनाएँ आप उसे लिख उस किरदार की के पूरा जीवन उतार सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी आजकल के बहुत प्रिय है मुझे और बस समय की कमी होती है, लेकिन कहानी पर काफ़ी मैं क्योंकि एक किरदार के बारे में मैं लिखना शुरू करती हूँ, तो मुझे लगता है पूरी कहानी बन जाती है। तो इस तरह की बहुत आस-पास घटनाएँ हो चुकी हैं, जिनको मैं कहानी का रूप देती हूँ। बल्कि वो कहानी होती है जिनको हम लिखते हैं तो वो होती ही है, हमें बस लिखना होता है। मैं ऐसा समझती हूँ। जी, मैम। तो मैम जैसा कि महिला सशक्तिकरण में आपकी सक्रिय भूमिका है, इस इस हेतु आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा या फिर मतलब जैसे आपने अपने स्वतः ही विचार से ये शुरू किया या कैसे हुआ? लेखन के बारे में आप पूछ रही हैं? महिला सशक्तिकरण मतलब जैसे आप महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, महिलाओं के लिए आवाज़ आपकी बुलंद है, मैं तो ऐसे में आप जो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाह रही हैं उन्हें अ, तो ऐसे में इसके पीछे आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? देखिए प्रेरणा स्रोत हमेशा से कुछ तो महिलाएँ होती ही हैं, लेकिन अपने जो अनुभव और अपने अंदर की जो शक्ति होती है जितनी भी महिला जागरूक होगी, यानी शिक्षा जिसके पास होगी, शिक्षित जो महिला होगी, वो अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक हो जाएगी। और उसे जब मालूम हो जाएगा कि भई ये सब मुझे मिलना चाहिए, जो अभी मुझे नहीं मिल रहा, तो वो ज़रूर आवाज़ उठाएगी। हमारा बिल्कुल। काम होता है हमें शिक्षा दे देना, कि जी। क्योंकि बहुत पहले होता था कि लड़कियों को लगता था कि पढ़ाना ही नहीं है और हमारे भारत की बात करें बहुत पुरानी बात है कि पढ़ाना ही नहीं है, लड़कियाँ पढ़ने ही नहीं जाती थी। सावित्रीबाई फुले, ज्योति फुले जी ने स्कूल खोले, पहली पहली वो शिक्षिका बनी जिन्होंने मतलब 5 लड़कियों के साथ स्कूल शुरू किया। राजा राम मोहन राय जी थे। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया और हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और आज़ादी में भाग लेने वाली बहुत सारी महिलाएँ सामने आईं। तो ये सब हमारे लिए बिल्कुल हमारे आइडियल, हमारे आदर्श थी और अब तो महिलाएँ बहुत ही आगे आ ही चुकी हैं। अपनी शक्ति को पहचानना बहुत ज़रूरी है, किसी भी महिला के लिए, किसी भी लड़की के लिए। उसे जानना होगा कि उसका सपना क्या है और वो सपना सही है, वो सपना उस देश के निर्माण में कितना उसका वो भागीदारी वो कर सकती है देश के निर्माण में। तो उसे वो सपना ज़रूर पूरा करना चाहिए, उसे आगे आना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट आजकल जो है, हर लड़की के पास एक स्किल होनी चाहिए, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। शादी हो जाए, शादी से पहले या शादी के बाद, मेरे ख़्याल से आत्मनिर्भर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब लड़की शिक्षित होके आत्मनिर्भर हो जाएगी, तो समझ लीजिए उसको आधी लड़ाई उसने लड़ ही ली है और तब वो अपना घर भी सँभाल पाएगी। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें हमें घर को बना के रखना है, देश को बना के रखना है, समाज को बना के रखना है। इसके लिए शिक्षा और अपनी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बस मुझे तो इतना ही कहना होता है और मैं हर आदमी अपने तरीके से कह रहा होता है। लेखक अपने तरीके से कह रहा होता है, वो लिख कर के बता रहा होता है। तो हम लिख कर के आवाज़ उठाते हैं और सामने चीज़ें आती हैं। जी, बिल्कुल, सही है। तो मैम एक प्रश्न है, मैं हूँ मुंतज़िर तेरे वास्ते,
ये जो गज़ल संग्रह, इसकी अगर आप हो सके तो सुना दीजिए गज़ल, या इसके भीतर क्या गहराई है, वो बता दीजिए। पति और बच्चों की कामयाबी होती है कि वो उन्हें सफलता मिले, जो वो चाह रहे हैं, वो शिक्षित हो जाएँ बच्चे। जिस क्षेत्र में वो पढ़ने गए हैं, वो उस क्षेत्र में अपना नाम कमाएँ और क्या पति एक भारतीय नारी की क्या वो या क्या एक सपना होता है कि पति ठीक रहे, घर परिवार ठीक रहे, पूरा परिवार ही ठीक रहे और मेरा समाज, परिवार, इसी से तो देश बनता है। तो ये सब ठीक रहे, एक स्त्री की यही कामना होती है। तो ये बस वही है और इसमें अगर आप कहेंगे तो मैं ये नेमत यूँ ही तो मिलती नहीं है, ये नेमत यूँ ही तो मिलती नहीं है, नहीं रौनक जहाँ बेटी नहीं है, वाह! नहीं रौनक बहुत खूब। जहाँ बेटी नहीं है। भली जिस घर में भी हों ये दुआएँ, भली जिस घर में भी हों ये दुआएँ, वहाँ दामन कोई खाली नहीं है, वहाँ दामन कोई खाली नहीं है। बेटियों का बहुत बड़ा रुतबा है कि है बेटी जैसे कि बहता सा दरिया, है बेटी जैसे कि बहता सा दरिया, फ़क़त ठहरा हुआ पानी नहीं है। वाह! क्योंकि बेटी अपने ही घर में थोड़ी रहेगी, आगे भी चलेगी। फ़क़त ठहरा हुआ पानी नहीं है और लड़कियाँ कैसे होती हैं कि सफ़ीना हो अगर तूफ़ान में तो सफ़ीना हो अगर तूफ़ान में तो किसी सूरत में ये हारी नहीं है, किसी सूरत में ये हारी नहीं है, बेटियाँ कभी हारती ही नहीं है। तो इस तरह से ये है कि और फिर एक इसमें संदेश भी है कि सताओगे किसी बेटी को गर तुम सताओगे किसी बेटी को गर तुम, खुदा के पास भी माफ़ी नहीं है, खुदा के पास भी माफ़ी नहीं है। तो ये बहुत शुक्रिया। तो ये एक बेटी पे हुई और मैं अपने देश के लिए जो कामना करती हूँ, 2 पंक्तियाँ उसकी भी मैं बताती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ कि हर परिंदा कफ़स से रिहा चाहिए, हर परिंदा कफ़स से रिहा चाहिए, अंजुमन में अमन की फ़िज़ा चाहिए, जो हमें शांति की ज़रूरत है, अंजुमन में अमन की फ़िज़ा चाहिए, जो समझ कर चले फ़र्ज़ खुद से बड़ा, अपने आप से बड़ा कर्तव्य को अगर हम समझ लें कि हमसे बड़ा हमारा कर्तव्य है, जो समझकर चले फ़र्ज़ खुद से बड़ा, नौजवां इस कदर सिरफ़िरा चाहिए, नौजवां इस कदर सिरफ़िरा चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से देश पर भी लिखी हुई हैं, कुछ समाज पर लिखी हुई हैं। जी, तो पेश कीजिए, हम चाहेंगे आप पेश कीजिए। मैं वही तो आपके सामने रख रही हूँ कि एक मैं आपके सामने रखती हूँ कि एक सपना सजा के रखा है, एक सपना सजा के रखा है, तुमसे रिश्ता बना के रखा है, तुमसे रिश्ता बना के रखा है। वाह! शुक्रिया। खोलकर खिड़कियाँ और दरवाज़े खोलकर खिड़कियाँ और दरवाज़े रोशनी को बुला के रखा है, रोशनी को बुला के रखा है और एक स्त्री किस तरह से कहती है, खासकर भारतीय नारी, कि देवता हैं सभी मेरे मेहमान, अतिथि देवो भव इसी में आ जाता है। देवता हैं सभी मेरे मेहमान, मैंने सबको बता के रखा है, मैंने सबको बता के रखा है और घर की उलझन न देख ले कोई, मैंने पर्दा गिरा के रखा है, मैंने पर्दा गिरा के रखा है। इस वाह! तरह से कुछ मैंने उसी किताब में से आपके सामने रख दी हैं, कुछ गज़लें और बहुत ही अद्भुत, हमें बहुत सुकून मिला। बहुत सच शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। नहीं, मतलब भागा-दौड़ की लाइफ़ में ये आपकी पंक्तियाँ मुझे सुकून दे गई। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, गज़ल मैडम। चीज़ ही ऐसी है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। धन्यवाद, बहुत जी, धन्यवाद, बहुत जी। धन्यवाद। तो हम आगे की ओर चलते हैं। तो जी, अगला प्रश्न है, जैसा कि मैम सोशल मीडिया
आप देख रही हैं कि सोशल मीडिया पर लोग अभी इन दिनों एक्टिव ज़्यादा हैं। तो सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव महिलाओं की स्थिति में क्या भूमिका निभा रहा है? सोशल मीडिया का प्रभाव महिलाएँ और मतलब म जैसा मर्द कि दोनों दोनों के लिए भूमिका निभा रहा है क्योंकि आजकल तो दोनों बराबर हैं। आजकल लड़कियाँ और लड़कों में फ़र्क ही कहाँ है। लड़कियाँ भी मुझे लगता है लड़कियाँ ही ज़्यादा आगे हैं। तो ये सोशल मीडिया जहाँ पर एक तरफ जिसके कहते हैं ना कि हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे समाज पे हो रही हैं। एडवांटेज तो है ही क्योंकि ये तो अपने दिमाग पे है, अपनी सोच पे है, अपनी समझ पे है कि हम सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसे बुरा चैनलाइज़ कर दें क्योंकि ये तो ऐसी दुनिया है, ये सागर है, आप इसे खोल दीजिए तो जो नौजवान बच्चे हैं वो लड़की-लड़का जो अब अगर सोशल मीडिया खोलता है, गूगल पे आ जाता है या कुछ भी यूट्यूब पे आ जाता है, तो वो उसकी सोच पे निर्भर करता है कि वो बुरा बुरा भी खोल सकता है, वो विंडो खुलती है तो बुरे की तरफ भी खुल जाती है और जो अच्छा उसमें से चाहे निकालना, तो वो अच्छी तरफ भी जा सकता है। दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। लोगों ने इसका मिसयूज़ करना भी शुरू किया है। तो आपने मिसयूज़ भी देखा होगा कि कुछ भी है तो अपने प्राइवेसी जो है प्राइवेसी नहीं रही है। लोग वैसे कहते हैं कि हमें प्राइवेसी चाहिए लेकिन आप बंद कमरे में जाके अपनी हर चीज़ को आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ को आप लंच डिनर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। पूरे समाज पे क्या असर पड़ रहा है? पहले ये सब दिखता नहीं था। अब सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि आप उसे 1 मिनट में फैला सकते हैं। 1 मिनट लगता है उसको ऑन करने में। तो ये बुरा तो चल ही रहा है, लेकिन इसी चीज़ को अगर हमारे हमारे पास संस्कार हो, मूल्य हो अच्छे हमें अच्छे मूल्य बचपन से दिए गए हों टीचर का भी कर्तव्य है, माता-पिता का भी कर्तव्य है, संस्कार अच्छे दिए हों, तो बच्चे सही दिशा में भी जा सकते हैं। क्योंकि ये तो अच्छी चीज़ भी है, आप किसी चीज़ को ढूँढने लगिए, आपके पास सारा ज्ञान आ जाएगा। गूगल पे, इंटरनेट पे आप सर्च कीजिए, सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें भी तो हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कुछ सीखना चाहो, आपके पास सीखने के लिए तुरंत साधन मौजूद हैं। आपको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे, आप सीखना चाहिए, आप सीख सकते हैं। तो हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस भी इसी माध्यम से तो चल रही हैं। अगर ये चीज़ नहीं होती, आप और मैं बात कर रहे हैं मेरी बात अगर साहित्य आज जो बढ़ रहा है, हम कोई अच्छी चीज़ बता रहे हैं, तो इसी माध्यम से हम बता भी तो रहे हैं। अगर ये माध्यम नहीं होता तो शायद हम दूर-दूर तक नहीं पहुँच पाते। आज हम दिल्ली में बैठ के जयपुर में बात कर रहे हैं या किसी किसी और दूसरी कंट्री में बात कर सकते हैं। हम बहुत आसानी से एक-दूसरे को देख के बात कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। क्योंकि हमारी बात दूर-दूर तक जा रही है और हमें भी दूसरों की अच्छी बातें पता चल रही हैं। साहित्य का पता चल रहा है, लोग क्या लिख रहे हैं, साहित्य कहाँ तक पहुँच गया है, सब कुछ मालूम चल रहा है। ये अच्छी चीज़ है। बस ये है कि जो नौजवानों वाली जो एज है, वो उस एज में बहुत दिमाग, मन जो है ना उसके सब घोड़े भागने लगते हैं। इंद्रियाँ जो होती हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बस वो कंट्रोल आना चाहिए, वो सब्र आना चाहिए, पेशेंस आना चाहिए। वो और पेशेंस आना क्या, हमें सिखाना चाहिए माँ-बाप को बचपन में से सिखाना चाहिए कि पेशेंस रहे क्योंकि बच्चों में आजकल पेशेंस नहीं है। 1 मिनट में उनको शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी गुस्सा कुछ भी करने लग जाते हैं। कुछ भी करते हैं और उनको ऐसा लगता है सोशल मीडिया हमारे पास है तो हमारे पास दुनिया कब्जे में कर ली हमने, हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हम मीडिया पे जाके बोल तो शब्दों का चयन करना चाहिए। सोच का कि हम क्या बोल रहे हैं और इसे दुनिया देख रही है। आप क्या प्रभाव भेज रहे हो? आप कौन-सी नेगेटिविटी फैला रहे हो समाज के अंदर? ये सोचना चाहिए कि हम जब भी कुछ अगर देते हैं समाज को तो कुछ पॉज़िटिव दें। हम जानते हो या नहीं जानते हो किसी को, इंसान तो है। तो हमें जब तक हम पॉज़िटिविटी ना देंगे, सकारात्मक चीज़ नहीं भेजेंगे, तो हम कैसे दूसरों से अपेक्षा करेंगे कि हमारे पास भी सकारात्मक चीज़ ही पहुँचे। हम जो देंगे वही हमें मिलेगा ना। जी, बिल्कुल। कम से कम ये सोचना चाहिए।
बस यही है मेरा तो कि जब हम अपने नेचर से सीखें, प्रकृति से सीखें कि पेड़ जो हैं बिना कुछ कहे, बिना किसी टैक्स लिए वो हमें देते हैं। फिर भी हम उन्हें काट भी देते हैं, अपने अपने इस्तेमाल के लिए और मनुष्य यही कर रहा है। और उसके बाद जब हम नदियाँ हमें देती हैं, लेकिन नदियों को ही हमने इतना दूषित कर दिया है कि अपने ही पीने योग्य पानी नहीं बचा है। और ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी पॉल्यूशन है, दिमाग के अंदर भी पॉल्यूशन है। इन सबको साफ करना चाहिए और ये केवल आपके एक अच्छे विचार से, आपकी अच्छी सोच से ये साफ हो सकता है। एक अच्छी सोच से आप सोचेंगे कि हाँ मुझे प्रकृति को भी बचाना है, मुझे गंदा नहीं करना है, बुरे विचारों को फैलाना नहीं है, तो कुछ संभव हो पाएगा। अगर कुछ लोग ऐसा सोचना शुरू कर दें, तो शायद कुछ वर्षों में समाज हमारा अच्छा हो, क्लीन हो पाए। जी, मैं बहुत समझी आप पूरा वो देने लगी उपदेश। नहीं मैम, ये एक तरीके से सच्चाई है और अच्छाई इसी इसी से पता चल रहा है कि आपकी सोच कितनी अच्छी है। ठीक ये है। बस ऐसा विचार अगर सबका होने लगे ना तो देश में काफ़ी सुधार हो सकता है। जी, बस वो स्कूल में ये होता है एक शिक्षक को क्या सिखाना है? शिक्षिका को यही सिखाना है और हम रोज़ उन बच्चों से डील कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल टीनेजर हैं, जो हमारे सामने बड़े हो रहे हैं और उनके अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं, कितने बदलाव आ रहे हैं, उनकी सोच बिल्कुल जाने कहाँ-कहाँ जा रही है। उनको उनको मतलब ऐसा चिंतित हो जाती हूँ मैं, इस चीज़ के लिए बहुत वरीड रहते हैं कि आखिर ये कैसे ठीक होंगे? इनकी सोच कैसे ठीक होगी? जी। मतलब सकारात्मकता होनी चाहिए समाज में। जी, बिल्कुल। बिल्कुल आप सामाजिक सकारात्मकता के लिए प्रयासरत हैं, इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जी, तो अगला प्रश्न है, आप जी। युवा रचनाकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल यही बिल्कुल यही जो मैंने अभी बात कही कि युवा रचनाकार ही क्यों, जो कोई भी रचना करता है, यानी मान लीजिए कोई इंजीनियर ही बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई आर्किटेक्ट बन रहा है, जो भी जिस भी क्षेत्र में वो जा रहा है, वहाँ पर जब तक उसकी सोच सकारात्मक नहीं होगी, उसको एक ये एम रखना चाहिए, एक गोल रखना चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले एक गोल ये होना चाहिए कि मेरा ये काम किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा। मेरा ये काम जो है, मैं जो भी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, चाहे एक माली हो, चाहे किचन में कोई खाना बना रहा है, चाहे एक खाना ही बना रही है, बच्चों को ही पाल रही है, उसको पहले ही ये सोच लेना चाहिए कि मेरा जो भी मैं करती हूँ, उससे किसी को नुकसान ना हो, फ़ायदा हो, कुछ अच्छा हो। ये सिर्फ़ मेरे एंटरटेनमेंट के लिए ना हो, दूसरों की भलाई के लिए हो, वो कुछ भी हो। मतलब कभी-कभी होता है ना कि लोग दूसरों को तंग करने के लिए ही कुछ-कुछ कर रहे होते हैं कि उनको मज़ा आता है तंग करने में, परेशान करने में कि उसका कैसे ठीक हो रहा है, उसका कुछ गलत हो जाए। ऐसे भी मतलब क्योंकि हम स्कूल में होते हैं ना, तो हम देख रहे होते हैं बच्चों को, ये क्या सोच क्या रहे हैं, तो इस तरह वो दूसरों को परेशान कर रहे होते हैं। तो हमें लगता है कम से कम ऐसा तो ना हो। एक रचनाकार भी है, अगर वो रचना लिख रहा है, वो जो उसको मालूम होना चाहिए कि ये रचना कल को जब रचना बन गई ना, उसके बाद वो रचना उसकी नहीं है, वो समाज की है। अब अगर मेरी किताब आ गई और मेरी रचनाएँ छप गई, मैंने सुना ही थी, तो ये रचना अब आपकी हुई, ये समाज की हुई। क्योंकि आपने इसको रिसीव किया, अभी आपने आपने कहा ना मुझे अच्छा लगा, तो जो भी सुने उसको अगर अच्छा लगे, उसे कुछ शांति मिले, उसे कुछ सॉल्यूशन मिले, तो ये मेरी सफलता या मेरी वो सार्थक होगी वो रचना। तो रचनाकार को सोचना चाहिए, ये नहीं कि अपनी भड़ास निकाल दी उसके अंदर, ठीक है? बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं, बस लिख दिया, कुछ ना कुछ भी लिख दिया और उन्हें इतनी जल्दी होती है फेमस होने की, वो सोशल मीडिया पे डाल दिया। भई ये तो देखो कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आपकी आने वाली जनरेशन या आपकी जो अभी जो पढ़ रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है? उन शब्दों का क्या असर पड़ रहा है? एक-एक शब्द का प्रभाव होता है। तो आप ऐसे शब्द बोलें कि जिनका प्रभाव अच्छा हो। आप बुरा ना बोलें, ठीक है? आप हो सकता है आपको बुरे अनुभव हुए, बहुत सबके साथ होते हैं, हुए होंगे, ज़रूर हुए होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि जो अनुभव आपके साथ बुरा हुआ, आप दूसरे के साथ भी बुरा शुरू कर दें।
ये मेरे साथ हुआ तो हम भी दूसरे के साथ करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, आपके साथ हो गया, लेकिन आप उसे प्रोड्यूस करके अच्छा तो दीजिए, दूसरों को अच्छा दीजिए, ताकि कम से कम टिट फॉर टैट ना करें, फॉरगिव करें, माफ़ करें। उस व्यक्ति को भी माफ़ करें जिससे आपका कोई भी बुरा अनुभव हुआ है। किसी को भी माफ़ करें, मेरे ख्याल से माफ़ करना सबसे बड़ा वो होता है। और तो रचनाकार भी, क्योंकि कई बार होता है ना कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहा है और मुझे तो ये पता है, अगर उसकी थॉट में अगर क्रोध है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, या अगर कोई स्त्री खाना बना रही है, उसकी थॉट में कुछ क्रोध है, कुछ बुरा है, कुछ मन में उसके मतलब कलुषित हो गया उसका मन, तो खाने में वो भाव आ जाएँगे, वो भाव आएँगे, और वही भाव फिर आप उन भाव से खाना खिलाएँगे सबको। तो वो जो आपकी भाव है, वो सबके अंदर गए, खा लिया सबने वो शब्द तो गए, क्योंकि आपकी भावना गई उसमें। तो जो बिल्डिंग भी बना रहा है, वो गुस्से में बना रहा है, ठीक है? कि अरे! जिसकी भी बन रही है, मुझे क्या करना है, मुझे तो पैसे कम मिले, मैं तो ऐसे बना दूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दूँ इसमें, ठीक है? ऐसे भी करते हैं। कितने पुल टूटते हुए आपने देखे होंगे कि पुल टूट गया, इतना पैसा लगाया सब कुछ, वो भावना सही नहीं रही होगी, कुछ गलत हुआ होगा। जिस भावना से बनाया गया होगा, वो नहीं। आप देखते हैं मंदिर निर्माण होता है, बड़ी अच्छी भावना से बनाया जाता है। लोगों में एकदम भगवान वाली वो आ जाती है, पूजा वाली भावना। तो मंदिर ठीक रहता है मंदिर की बिल्डिंग को कुछ नहीं होता, वो वहाँ पे क्योंकि सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ आ जाती है। तो किसी भी चीज़ का जो निर्माण करना है, वो पूजा के हिसाब से कीजिए, कि जैसे कि आपका कर्म ही पूजा है, आप पूजा के हिसाब से कीजिए। आप वो पूजा करें, ईश्वर के लिए कर रहे हैं। इंसान के लिए करें, मानवता के लिए करते हैं। तो वो कोई भी काम अच्छा होगा, वो चाहे रचनाकार हो, चाहे मैं शिक्षा दे रही हूँ। अगर मैं गुस्से में पढ़ाने चली जाऊँगी क्लास में, तो क्या होगा? टीचर कोई गुस्से में पढ़ाएगी तो 2-4 को पीट देगी और वो चैप्टर-वैप्टर होगा नहीं, क्योंकि वो अपना क्रोध निकाल के आ जाएगी। फिर बच्चों के अंदर भी वही भावना आएगी कि आज हमें गुस्से से पढ़ाया, आज हमें बहुत डाँट पड़ी है, हमें मार भी पड़ गई है। तो आगे जाके वो अपने किसी भाई-बहन को पीट देंगे या कुछ और हो जाएगा, दोस्तों में कुछ लड़ाई हो जाएँगी। मतलब वो जो आपकी जो थॉट है ना, वो ट्रैवल करती है, यात्रा करती है, रुकती नहीं है, अच्छी हो या बुरी हो। तो जब ऐसे ही होना है तो क्यों ना अच्छा ही हो, अच्छा ही सोच लें। माफ़ करके सबको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा अपने दिल में ही ठीक-ठाक करना पड़ेगा अपने आप को। थोड़ी देर तो लगता है, ओह! मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी ने वो बोल दिया, मुझे ये कह दिया। लेकिन ठीक है, थोड़ी देर उस संयम रखिए, खत्म हो जाएगी वो बात, आप ही के अंदर खत्म हो जाए तो अच्छा है, दूसरे पे ना जाए। ऐसा मैं सोचती हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसीलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। रोचक जानकारियों के लिए अब हम आपसे हमारी फिर से मुलाकात एक बार पुनः होगी जल्द। जय माता दी, राधे-राधे, हर हर महादेव। नमस्ते। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्ते।